माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। जयेश की आज महापंचायत थी और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और काफ़ी अच्छी भीड़ भी आप लोगों ने जुटाई है। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव होने वाले हैं, इस भीड़ को आप मतदान में तब्दील कर पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए मतदान में ज़रूर ये तब्दील होगी। आज पेटलाद में जयेश की जो महापंचायत हुई, आप हज़ारों की संख्या में युवा साथी देख सकते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे थे, युवा साथी भी बैठे थे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन्होंने अपना दमखम दिखाया था। भले हम लोग कुछ जगह पे सेकंड नंबर पे रहे थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग कमज़ोर हैं। तो इस विधानसभा तब और अब की स्थिति में हम लोग काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और इस बार पेटलाद की जनता ने तय कर लिया है। और यहाँ से जो यहाँ की जाजम है, क्योंकि हम लोग भोपाल और दिल्ली से टिकट देने वाले लोग नहीं। हम लोग कहते हैं कि जो क्षेत्र होगा, जो विधानसभा क्षेत्र होगा, नेता भी वहीं की जनता ही तय करेगी कि उनका नेता कौन होगा। तो पेटलाद की जनता ने आज ये तय कर दिया कि इंजीनियर बालू सिंह गामड़ जी यहाँ के नेता होंगे और वह जयेश के निर्दलीय रूप से प्रत्याशी होंगे, बाप के निर्दलीय रूप से प्रत्याशी होंगे। विकासखंड बड़ा, 2 विकासखंडों में बटा हुआ पेटलाद विधानसभा। रामा क्षेत्र में जयेश की ऐसी स्थिति, इतनी मजबूत स्थिति नहीं देखी जा रही है। क्या लगता है आपको कि रामा क्षेत्र से आपको मतदान इस प्रकार का मिलेगा, ऐसा बहुमत? जी देखिए, आज अगर आप यहाँ पर युवाओं से पूछेंगे तो यहाँ पर रामा क्षेत्र के युवा भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। रामा क्षेत्र में भी अभी अगला कार्यक्रम वहीं पर होगा। आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ताकत के साथ जयेश इस मुहिम को चला रहा है, क्योंकि हम लोग हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो जयेश समर्थित उम्मीदवार जो पूरे मध्य प्रदेश में उतारे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा में इस बार काफ़ी संख्या में जीत कर जाने वाले हैं और एक नया इतिहास रचने वाले। क्योंकि मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियों की राजनीति होती थी, या तो कांग्रेस की या तो बीजेपी की। और कांग्रेस और बीजेपी पिछले 75 वर्षों से हम लोग उनके विधायकों को बनाते आए हैं। लेकिन आज विकास के नाम पर आप देखेंगे कि आप पूरा मालवा निमाड़ का क्षेत्र ले लीजिए, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी कृषि कॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदिवासी लोगों को, आदिवासी युवाओं को सरकार नहीं चाहती कि वो पढ़ लिख कर आगे आ जाएं और आगे जाकर अपने हक अधिकारों की बात करें। तो अब जयेश के जो वैचारिक युवा हैं, वो पिछले 10 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और इन संवैधानिक अधिकारों को घर घर जाकर बता रहे हैं। इसी का आज नतीजा है कि जगह जगह पर जयेश के युवा समाज के लिए निकल कर आ रहे हैं और ये विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसमें जयेश पूरी तरीके से ये निर्भर है कि इस बार विधानसभा जयेश उन सीटों के माध्यम से पहुंचेगी? जी देखिए, मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं। मालवा निमाड़ के हम लोग कह रहे हैं, अगर मालवा निमाड़ की बात करें तो हम लोग यहाँ से 20 से 22 सीटें विधानसभा जीत कर विधानसभा में हमारे विधायकों को पहुँचाने वाले हैं। हीरालाल अलावा भी कल आए थे यहाँ पर, एक जयेश की महापंचायत थी, उसको संबोधित करने के लिए। उन्होंने खैर जो विवाद चल रहा था 2 महापंचायतों को लेकर, ऐसा कुछ उन्होंने उनके बयान में देखने को नहीं मिला। क्या आपके संपर्क में है हीरालाल जी अलावा? देखिए, अलावा जी जो है कांग्रेस के अभी विधायक हैं, अभी कांग्रेस से शायद वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इससे सूचना हमें मिली है। बाकी कोई भी अलग अलग नहीं है। मैं आपको पहले कह देना चाहता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे ही साथी हैं। कुछ भूले भटके हो सकते हैं कि भटक चुके हो, लेकिन कोई भी हमसे अलग नहीं है। वो जब जरूरत पड़ेगी, जब समाज को जरूरत होती है, जब हक अधिकारों की बात आती है, तो एक जाजम पर बैठकर हम लोग निर्णय लेते हैं और आगे भी हम लोग उन सभी के साथ बैठकर इस जाजम ये तय कर देगी कि वो हम लोग एकजुट होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो प्रत्याशी हैं उसको जिताकर विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। भाजपा और कांग्रेस को खरीदने की बात करते हैं, पर आपका जो मंच है वो भी भाजपा के गमछे से अछूता नहीं रहा है। स्वर्गीय भूरिया जी के गले का जो फोटो है उसमें बीजेपी का गमछा लगा हुआ है। इसके बारे में मंच से भूल हो गई है या आप इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए, आपका मैनेजमेंट इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए? देखिए, भूरिया जी हमारे आदर्श रहे हैं। भूरिया जी जब 1996 में जब पैसा एक्ट का नियम बनाए थे, उस टाइम पर आप जानते हैं कि भूरिया जी को मुख्यमंत्री का दावेदार कहा जाता था। वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे मध्य प्रदेश के, लेकिन किसी कारणवश वो बीमार हुए और ये चीज़ें हुई। तो ये नहीं कह सकते कि भाजपा या कांग्रेस से अछूता मंच नहीं है। हम लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों को बोल रहे हैं और जो पोस्टर लगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ कारणवश गलती हो चुकी होगी, लेकिन हमारे भूरिया जी जो है पहले तो कांग्रेस में रहे थे, वो फिर भाजपा में आए, तो आप उनको एक पार्टी से जोड़कर नहीं देख सकते। वो आदिवासियों के नेता थे और बहुत बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो वो हमारे, आप ST SC और OBC की बात करते हैं, पर कहीं आपके प्रदेश के जो है प्रवक्ता लोग हैं, उनकी मतलब पिछले साल में ऐसी पोस्ट देखी गई है जो रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और बहुत सी चीज़ों को लेकर गई है जो सनातन विरोधी पाई जाती है, पर
ओबीसी का एक जो बड़ा वर्ग है वो सनातन संस्कृति को मानता है, तो इसको आप किस तरीके से साथ में लेके जाएंगे ओबीसी वर्ग को? देखिए, हमारी लड़ाई धर्म की बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लड़ाई जल जंगल ज़मीन की है। हमारी लड़ाई सब आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी है। हम लोग सभी से भाईचारा बनाकर रहना चाहते हैं। हम लोग किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम जिसको जो धर्म मानना है माने, लेकिन आप देख रहे हैं कि आदिवासियों पर जबरन धर्म भी थोपा जाता है। वो धर्म भी नहीं थोपा जाना चाहिए, क्योंकि जब व्यवस्थाएं सबके लिए अपने अपनी बनी है, उस व्यवस्था में अपने अपने अनुसार सभी वर्ग के लोग कार्य करें। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आप इनर लाइन की बात कर रहे हैं। इनर लाइन जब लागू होगा तो यहाँ पे गैर आदिवासी और आदिवासी की एंट्री होगी, तो उसको किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे? जब इसमें गैर आदिवासी क्षेत्र में आएगा तो उसको आप बाहर निकालेंगे, दबाव दिखाएंगे, प्रभाव दिखाएंगे, किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे? देखिए, इनर लाइन परमिट अभी जैसा मैंने कहा, अपने वक्तव्य में भी कहा कि वो जो छठी अनुसूची यहाँ पर लागू है, उन्हीं राज्यों में इनर लाइन परमिट जारी है। हम लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन को हमारे तक रहना दिया जाए। हम लोग कह रहे हैं कि जो उद्योग भी अगर स्थापित होते हैं तो वो लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, ताकि उन जो आदिवासी जो जहाँ पर रह रहे हैं उनको उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होगी। लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है, निवेश क्षेत्र के नाम पे आप देख रहे हैं, रतलाम में निवेश क्षेत्र लगा, वहाँ पर आदिवासियों को उजाड़ दिया गया। वहाँ के 12 आदिवासियों को गाँव खाली करवा दिए गए। फिर अभी और निवेश क्षेत्र आया था, उसका विरोध हुआ। बदनावर, जो धार जिले में बदनावर है, वहाँ पर भी निवेश क्षेत्र आया। वहाँ के 36 गाँव उजाड़े जाने वाले थे। क्या ये जो गाँव है, गाँव में बसे जो लोग हैं, वो लोग वहाँ से सदियों से रहते आए, उन लोगों को वहाँ से बेदखल नहीं करना चाहिए। इसी के हम लोग मांग कर रहे हैं। हम इनर लाइन परमिट तब जारी करेंगे जब ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाएगा। तो आदिवासी रहेगा कहाँ? उनकी ज़मीन से बेदखल करेंगे तो खेती कहाँ करेगा, खाएगा क्या, रहेगा क्या? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना गुजरात में, तब पूरे नर्मदा जो पट्टी है, नर्मदा के आसपास रहने वाले आदिवासियों को आप अमरकंटक से ले लीजिए, गुजरात तक उजाड़ दिए गए। वहाँ पे 15 लाख आदिवासी विस्थापित हो गए। उसमें से 5 लाख आदिवासी आज गुजरात में रह रहे, लेकिन 10 लाख आदिवासी कहाँ गए? वो जिंदा है या मर गए? इसकी बात कोई भी सरकार नहीं करती। इसलिए हमको डर है कि हमारी ज़मीन से बेदखल न किया जाए। इसी बात को हम लोग कहना चाहते हैं। जनसंख्या 120 करोड़ है। आने वाले समय में 200 करोड़ को हम जल्दी ही टच कर लेंगे। पर ये जब ये आदिवासी गैर आदिवासी के बीच में ये ज़मीन का विवाद जब उत्पन्न होगा, जब गैर आदिवासी वर्ग अपने लिए ज़मीन खोजेगा, तो वो एक पंछी की तरह एक घोंसले में रहना नहीं चाहेगा। वो भी चाहेगा कि हम खुले में रहें। वो भी गांव की तरफ आएगा वापस बाद में। तो वो उसको किस तरीके से आप करेंगे? क्या गैर आदिवासी और आदिवासी के बीच में ज़मीन का जो सामंजस्य आप बिठा पाएंगे? हमारा जो आदिवासी समाज है सहअस्तित्व को निभाता है, सहभागिता को निभाता है। हम लोग तो कहते हैं हम अहिंसक कौम के लोग हैं। हम लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। हम लोग कभी भी किसी को इस ज़मीन से बेदखल नहीं करेंगे। ऐसे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। बाकी सब 92% लोग जो हैं इमिग्रेंट लोग हैं, यानी कि बाहरी लोग हैं। तो इस हिसाब से तो फिर बाहरी लोगों को बाहर चले जाना चाहिए, आदिवासियों को आदिवासियों का देश सौंप देना चाहिए। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं सब सहभागिता के साथ, भाईचारे के साथ यहाँ रहे। हम लोग भाईचारे के साथ इस देश में रहना चाहते हैं। हम किसी से बैर नहीं करना चाहते, हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। और आज तक भी आदिवासियों की आपने जयस की बहुत महापंचायत देखी होगी, आपने जयस के कई आंदोलन देखे होंगे, लेकिन आज तक जयस ने कभी ना तो रेल की पटरियाँ उखाड़ी है, ना कभी बसों को फोड़ा है, ना आगजनी की है। यही जयस की संवैधानिक लड़ाई है। हम लोग संविधान और कलम की ताकत के साथ लड़ना चाहते हैं। आप भील प्रदेश की आप बात करते हैं, फिर आप पार्टी का नाम भारत आदिवासी पार्टी रखते हैं, जबकि जब डिफाइन होता है गैर आदिवासी और आदिवासी, जब भारत की बात आती है तो भारत का जो नाम जोड़ा जाता है वो आर्यवर्त से लेकर जोड़ा जाता है, जब वो सनातन संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। अब एक तरफ भील प्रदेश की बात करते हैं, आप एक तरफ आर्यवर्त की बात करते हो। आप किस लाइन पर जानना चाहते हैं? देखिए, संविधान में तो भारत डेटेड इंडिया लिखा हुआ है ना, इंडिया शब्द भी है। हम भारत की ही बात करें, हम इंडिया की भी बात करनी चाहिए। वो भारत शब्द आया कहाँ से, वो इंडिया शब्द आया कहाँ से? वो इंडिया जो शब्द है, वो इंडिया शब्द सिंधु नदी जो इंडिजिनस सिंधु नदी में जो सभ्यता मिली वहाँ से आया। और जो इंडिया है वो इंडिया शब्द है इंडिजिनस से। इंडिजिनस यानी कि यहाँ का मूल, और यहाँ का मूल यानी कि आज का जो आदिवासी हो यहाँ का मूल है। तो इंडिया शब्द के साथ छेड़छाड़ी क्यों हो रही है? संविधान को बदलने की बात क्यों हो रही है? जब 75 वर्षों से संविधान संचालित है, 75 वर्षों में जब आज आप पेटलावत की धरती पर देख रहे हैं कि आज ST SC OBC समुदाय के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी समुदाय के भी लोग रहते हैं, सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ये संविधान को बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? हम तो संविधान को बदलने के वालों के खिलाफ हैं। हम लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार अगर चाहती है कि संविधान को बदले तो उससे पहले हम लोग आदिवासियों को जो अधिकार है वो अधिकारों को दे दीजिए।
हाँ, आदिवासियों के अधिकारों को क्यों सरकारें नकार रही है? केंद्र की सरकार भी नकार रही है और राज्य की सरकार भी नकार रही है। हम सिर्फ, और जो आप बाप पार्टी का कहा है, बाप जो है भारत आदिवासी पार्टी, वो राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतारेगी और मध्य प्रदेश में जयस जो है जय समर्थित उम्मीदवार यहाँ पर उतारे जाएंगे। मध्य प्रदेश में बाप पार्टी उनको समर्थन करेगी, राजस्थान में जाकर जयस उनको समर्थन करेगा। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों एक दूसरे के राज्य में जाकर हम लोग हमारे उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। पलायन बड़ा मुद्दा है इस झाबुआ जिले में। एक तरफ आप निवेश क्षेत्र का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ पलायन रोकने की बात करते हैं, तो आखिर क्या हल है पलायन रोकने का? आपके नज़रिए से पलायन रोकने का क्या? जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़मीनें दी जाती है, वैसे ही हमारे आदिवासियों को उनके रोजगार स्थापित करने के लिए सरकारें लोन जनरेट करना शुरू कीजिए। आदिवासी खुद मालिक बनेगा, अपनी ज़मीन पे काम करेगा और वहाँ पे जो उद्योग आप जो चाहते हैं उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, उनके माध्यम से उद्योग स्थापित करके आप सामान बेचिए। हम मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोल रहे हैं, वो कंपनियों का मालिक कोई दूसरा हो जाता है। और वहाँ पर आप देख लीजिए, अल्ट्राटेक जो कंपनी लगी है मनावर में, रतलाम में जो निवेश क्षेत्र लगा है, उन निवेश क्षेत्र में वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ जिन लोगों की जमीनें छीन गई, उन लोगों को किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया। जयस का कोई डेलीगेशन राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पे किसी भी बड़े नेता से या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से जाके नहीं मिला, और जो निवेश क्षेत्र की जो पॉलिसी है उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई। सीधा सा निवेश क्षेत्र आता है और विरोध शुरू हो जाता है कि जमीन नहीं देंगे। आप कह रहे हो कि आदिवासी लोगों को मौका देना चाहिए, तो इस बात को क्लियरफिकेशन क्यों नहीं मिला अभी तक? जी देखिए, मैंने तो पहले कहा कि आदिवासी जिस जमीन पर रह रहा है उसी को मालिक बना दीजिए, उसी को रोजगार स्थापित करने का मौका दे दीजिए। हम निवेश क्षेत्र, बड़े जो निवेश क्षेत्र आते हैं उनका विरोध करें, हम कुटीर का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम लघु उद्योग का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं लघु उद्योग लगना चाहिए और हमारे लोगों को उनका ही मालिक बना जाए, या फिर जिसकी ज़मीन ले रहे हैं उसको उसका हिस्सेदार बना जाए। ये बात हिस्सेदारी की, लोकतंत्र में जब बात होती है। आप जनगणना की बात कर रहे थे, तो जनगणना में 2011 में जब जनगणना हुई थी तो इस देश में 7.5% आदिवासी थे, लेकिन अब 2021 में जनगणना होनी थी, क्यों नहीं करवाई गई? हम लोग तो चाहते थे कि जनगणना फिर होनी चाहिए। यहाँ पर ST कितने हैं, SC कितने हैं, OBC कितने, माइनॉरिटी कितने हैं और कितने कौन कौन लोग रहते हैं, इनकी जनगणना हो ताकि उनकी हिस्सेदारी सही से मिल पाए। हम लोग कहते हैं कि इस देश में 8-10 करोड़ आदिवासी 2011 की जनगणना में बताए गए थे। आज अगर आप जनगणना कराएंगे तो इस देश के आदिवासी 17 करोड़ के आसपास निकलेंगे। 17 करोड़ के आसपास की आदिवासियों को क्या उनका हक मिला है? क्या आप देखिए किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या आदिवासी प्रतिनिधित्व आज जज है क्या? कोई भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक भी आदिवासी जज नहीं है, हाई कोर्ट में एक भी आदिवासी जज नहीं है। जब हम समानता की बात करते हैं, समानता की बात करने के लिए हमको संविधान को पूर्ण रूप से लागू भी करना पड़ेगा, अमल में भी लाना पड़ेगा। आप उद्योग का विरोध कर रहे हैं, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके पैर का जूता भी शायद कैंपस कंपनी का होगा जी, तो मतलब वो भी तो एक उद्योग है। बिल्कुल, तो वो उद्योग, उस उद्योग के लिए आदिवासियों को ही प्रेरित कीजिए और आदिवासियों को उसका मालिक बनाइए, या जिसकी ज़मीन पर आप उद्योग लगा रहे हैं उसका पार्टनर बनाइए ना। पार्टनर क्यों नहीं बनाए? हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, सरकार जब आती है, सरकार आती है तो पूरी ज़मीन आदिवासी को उससे ले लेती है एनो पौने दाम में। जिस ज़मीन की कीमत अगर 1 करोड़ रुपये होगी तो सरकार उसको 1,000 रुपये भी मुआवजा नहीं देगी और 1,000 रुपये भी नहीं देगी, उसको ज़मीन से बेदखल कर देगी। उस 1,000 रुपये में वो आदिवासी समाज पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? जब वो 1 करोड़ की ज़मीन, उस ज़मीन पर जब जो उद्योग स्थापित हो रहा है उसका आधा परसेंट, 50% में पार्टनरशिप बनाइए, तब हम उस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय संरक्षक मुजाला ये चुनाव लड़ेंगे यहाँ प्रदेश में? जो आदिवासी सीटों पे आपके जो लोग चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे उनका प्रचार करेंगे? जी बिल्कुल, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो हमारे साथी हैं, हम लोगों का जयस का एक उद्देश्य रहा है कि हम लोग शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में युवाओं का नेतृत्व तैयार करेंगे। 10 वर्षों से हमने सामाजिक क्षेत्र में युवाओं का नेतृत्व तैयार कर दिया है। अब बारी राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व तैयार करने के, तो हम पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जयस समर्थित उम्मीदवार उतारे जाएंगे उनको नेतृत्व देने का काम करेंगे। मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी गुमान सिंह जैसा बड़ा नाम जो अब लोकसभा से छोड़ के और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात उनकी की जा रही है सेलाना से, और सेलाना से लगातार देखने में आ रहा है कि जयस किसी भी एक व्यक्ति पर अभी तक डिपेंड नहीं हो पाई है। इसे निपटेंगे सांसद गुमान सिंह जैसे व्यक्ति की चुनौती से? बिल्कुल, कल आप पर सेलाना के बाजना में ही कल कार्यक्रम हुआ, जयस का ही कार्यक्रम हुआ और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने बता दिया कि इस बार का विधायक कौन होगा, और ये डर है कि सांसद की कुर्सी को छोड़कर विधायक की कुर्सी पर वापस गुमान सिंह डामोर जी को आना पड़ रहा है। ये जयस का ही डर है, जिसके कारण लोग अपनी कुर्सियां छोड़ रहे हैं और वापस विधायक में आना चाहते हैं। क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है और भाजपा और कांग्रेस के दोनों के बहुमत नहीं आने वाले हैं। इस बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कौन बनेगा, ये जयस के युवा, जयस की उम्मीदवारी तय करेंगे। आखिरी सवाल है, गुजरात में जिस तरीके से जयस और आप और मिल के लड़ी,
उसके कारण जो कांग्रेस को सरकार में आना था वो काफ़ी पीछे चली गई। कई सीटों पे परिणाम ऐसे आए कि मामूली अंतर से कांग्रेस हार गई, या फिर जो जयेश और आप पार्टी ने जो समावेश करा था वो हार गए और सरकार एक तरफा बीजेपी की बन गई। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थितियां ऐसी बन रही है। बीजेपी को लोग नहीं चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये टूट कर अलग अलग धड़ों में चुनाव लड़ा जाएगा उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल भी अलग अलग धड़ों में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पेटलाव से कह रहे हैं हम लोग कि पेटलाव से जय समर्थित उम्मीदवार एक ही व्यक्ति होगा और वह इंजीनियर बालू सिंह गामड़ जी होंगे। इसके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति जय समर्थित उम्मीदवार नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको लड़ने का अधिकार है, सभी चुनाव में भागीदारी निभा सकते हैं। आप गुजरात की बात करें, गुजरात में जयेश ने चुनाव नहीं लड़ा, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। जो हार हुई है और जो कुछ हुआ वो आम आदमी पार्टी का है, जयेश का इससे कोई भी लेना देना नहीं है।